आज हम एक ऐसी रात की बात करने वाली हैं जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे सामने जो दस्तावेज है वो हमें 1984 के भोपाल में ले जाते हैं और ये सिर्फ एक औद्योगिक हादसे की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन हजारों इंसानी जिंदगियों की कहानी है जो कुछ लापरवाहियों की वजह से एक जहरीले धुएं में खो गईं। बिल्कुल। आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2 और 3 दिसंबर की उस रात को असल में क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसका असर आज तक क्यों महसूस किया जाता है। चलिए उस रात के माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। 2 दिसंबर 1984 भोपाल एक आम भारतीय शहर की तरह अपनी रफ्तार से चल रहा था। रात का वक्त था, ज्यादातर लोग सो रहे थे अपने घरों में। किसी को कोई अंदाजा नहीं था। बिल्कुल नहीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शहर के एक कोने में यूनियन कार्बाइड के प्लांट के अंदर एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था। और वो टाइम बॉम्ब था टैंक नंबर 610 में। टैंक नंबर 610। हाँ। उस टैंक में करीब 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC नाम का एक केमिकल था। MIC। इसे आसान भाषा में समझें तो ये कीटनाशक बनाने के लिए एक जरूरी चीज थी, पर साथ ही ये इंसानों के लिए बेहद जहरीला था। बहुत ही अस्थिर केमिकल। बहुत ज्यादा। जरा सी भी गड़बड़ इसे एक जानलेवा गैस में बदल सकती थी। और फिर आधी रात के बाद वही हुआ जिसका डर था। प्लांट से एक सायरन बजा, लेकिन वो रूटीन का अलार्म था, है ना, जिसे लोग अक्सर सुनते थे। हाँ, तो किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद हवा में एक अजीब सी तेज गंध फैलने लगी। आंखों में मिर्च जैसी जलन, सांस लेने में तकलीफ और एक जबरदस्त घुटन। लोगों की नींद टूटी तो वे घबराकर सड़कों पे भागे। किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं, बस ये पता था कि हवा जहरीली हो गई है और उससे दूर भागना है। वो मंजर वाकई किसी कयामत से कम नहीं था। और उस दहशत की सबसे बड़ी वजह शायद यही कंफ्यूजन थी, है ना। भागने लगे। हाँ, जिससे वे और तेजी से जहरीली हवा में सांस ले रहे थे। और इसका असर इतना भयानक इसलिए भी था क्योंकि प्लांट घनी आबादी वाले इलाकों के ठीक बगल में था। बिल्कुल। हवा का रुख शहर की तरफ था और वो जहरीला बादल एक चादर की तरह सोते हुए मोहल्लों पर फैलता चला गया। हजारों लोग अपने बिस्तरों में ही मौत की नींद सो गए। अस्पतालों का जो हाल था उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हजारों की तादाद में मरीज आ रहे थे, खांसते हुए, उल्टियां करते हुए। कईयों के मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें सूज गई थीं। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि इसका इलाज क्या है। उन्हें ये तक नहीं बताया गया था कि मरीज किस केमिकल की चपेट में आए हैं। वो बस अंदाजे से इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब सुनकर एक ही सवाल मन में आता है, आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी या इसके पीछे कुछ और था? देखिए, ये कोई एक गलती नहीं थी। ये गलतियों और लापरवाहियों की एक पूरी चेन थी। एक पूरी चेन? हाँ, जैसा मैंने बताया, टैंक नंबर 610 में MIC रखी थी, जिसे बेहद ठंडे तापमान पर रखना जरूरी होता है। अच्छा। लेकिन जांच में पता चला कि लागत बचाने के लिए प्लांट का रेफ्रिजरेशन सिस्टम महीनों से बंद पड़ा था। महीनों से? हाँ, यहीं से तबाही की शुरुआत हुई। उस रात सफाई के दौरान किसी तरह टैंक में पानी चला गया। पानी और MIC का मिलना, इसका क्या नतीजा हुआ? इसका नतीजा भयानक था। पानी के संपर्क में आते ही MIC के अंदर एक जबरदस्त रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। मतलब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल, राइट। जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। टैंक के अंदर का तापमान और दबाव किसी प्रेशर कुकर की तरह तेजी से बढ़ने लगा। कितना ज्यादा? कुछ ही घंटों में तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और दबाव सामान्य से कई गुना ज्यादा हो गया। लेकिन प्लांट में जरूर कोई सेफ्टी सिस्टम तो होंगे ऐसे इमरजेंसी हालात के लिए। थे, बिल्कुल थे। सोचे तो गए थे, लेकिन असलियत में उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा। कोई भी नहीं? नहीं। यही तो लापरवाही का स्तर चौंकाने वाला है। पहला सेफ्टी सिस्टम था एक वेंट गैस स्क्रबर, जो गैस को न्यूट्रलाइज करता। वो बंद था। दूसरा सेफ्टी सिस्टम था एक फ्लेयर टावर, जो लीक हुई गैस को हवा में ही जला सकता था। वो भी मरम्मत के लिए बंद था। और तीसरा, जैसा मैंने बताया, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो भी बंद था। एक एक करके हर सुरक्षा कवच को पहले ही हटा दिया गया था। तो मतलब आखिरकार टैंक का कंक्रीट का ढक्कन उस दबाव को नहीं झेल पाया। वो टूट गया और लगभग 40 टन जहरीली गैस सीधे हवा में फैल गई। इसका मतलब ये हादसा रोका जा सकता था। बिल्कुल रोका जा सकता था। ये सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं थी,
ये एक मानवीय विफलता थी। 100%। अगली सुबह का मंजर कैसा था? जब सूरज निकला तो भोपाल ने क्या देखा? अगली सुबह भोपाल एक खामोश शहर में बदल चुका था। खामोश। सड़कों पर, गलियों में, घरों के अंदर हर तरफ इंसानों और जानवरों की लाशें पड़ी थीं। और जो बच गए थे, वो या तो गंभीर रूप से बीमार थे या अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। शहर के मुर्दाघर और शमशान घाट भर चुके थे। एक साथ सैकड़ों लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। हाँ, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुछ ही दिनों में करीब 3000 लोग मारे गए, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। अनुमान है कि सालों के दौरान इस गैस के असर से मरने वालों की संख्या 15 से 20 हजार तक पहुंच गई। और जो लोग उस रात बच गए, उनकी जिंदगी का क्या हुआ? क्या त्रासदी उस सुबह खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में उन लोगों के लिए त्रासदी उसी सुबह से शुरू हुई थी। मतलब? इसका असर आज तक, दशकों बाद भी भोपाल की पीढ़ियों में देखा जा सकता है। आज भी? हाँ, जो लोग बच गए उनमें से लाखों लोग आज भी सांस की गंभीर बीमारियों, फेफड़ों की समस्याओं, अंधापन और कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। और सबसे दर्दनाक असर अगली पीढ़ी पर हुआ। बिल्कुल। जो महिलाएं उस वक्त गर्भवती थीं, उनके बच्चों में जन्मजात विकृतियां और शारीरिक व मानसिक समस्याएं देखी गईं। ये एक ऐसी त्रासदी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है। और पर्यावरण पर भी तो इसका गहरा असर पड़ा होगा। बहुत गहरा। यूनियन कार्बाइड ने प्लांट बंद होने के बाद हजारों टन जहरीला कचरा वहीं जमीन में दबा दिया। जमीन में? हाँ, वो कचरा आज भी वहां मौजूद है और धीरे धीरे जमीन में रिसकर भूजल को जहरीला बना रहा है। मतलब आज भी वहां के कई इलाकों का पानी पीने लायक नहीं है? नहीं है, लेकिन गरीबी की वजह से लोग वही पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। तो एक तरह से जहर आज भी वहां के लोगों की जिंदगी में घुल रहा है। तो जब इतनी बड़ी तबाही हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसने ली? यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का क्या रुख था? यहीं पर यह कहानी एक और दुखद मोड़ लेती है। यूनियन कार्बाइड ने शुरू में अपनी जिम्मेदारी मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि यह हादसा एक कर्मचारी की साजिश थी जिसने जानबूझकर टैंक में पानी डाला था। लेकिन ये थ्योरी कभी साबित हुई? कभी नहीं। दूसरी तरफ भारत सरकार ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर किया। और उस मुकदमे का क्या नतीजा निकला? यहाँ एक बहुत बड़ी कानूनी और नैतिक पहर छिड़ गई। भोपाल ने दुनिया के सामने पहली बार ये सवाल रखा कि क्या एक पेरेंट कंपनी जो अमेरिका में बैठी है, हाँ, वो अपनी भारतीय सब्सिडरी की लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद 1989 में एक समझौता हुआ। अदालत के बाहर? हाँ, अदालत के बाहर। कंपनी ने करीब $470 मिलियन का मुआवजा दिया। $470 मिलियन? सुनने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है। क्या ये पीड़ितों के लिए काफी थी? बिल्कुल नहीं। जब इस रकम को लाखों पीड़ितों के बीच बांटा गया तो ज्यादातर लोगों के हिस्से में कुछ हजार रुपए ही आए। बस कुछ हजार रुपए? हाँ, ये उनके इलाज और तबाह हो चुकी जिंदगी के लिए नाकाफी था। कई लोग तो आज भी मानते हैं कि ये न्याय का मजाक था। और कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन का क्या हुआ? उसे भारत में मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, पर वो कभी भी मुकदमे का सामना करने के लिए भारत नहीं आया। अमेरिका में ही उसकी मौत हो गई। मतलब न्याय की लड़ाई आज भी अधूरी है। अधूरी है। इस पूरे बातचीत से ये तो साफ है कि भोपाल सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये एक चेतावनी है। इस हादसे ने दुनिया को क्या सबक सिखाए? क्या इसके बाद कुछ बदला? हाँ, अगर इस त्रासदी का कोई एक कह सकते हैं कि सकारात्मक पहलू देखें तो वो यही है। भोपाल दुनिया भर के लिए एक वेकअप कॉल था। अच्छा। इस हादसे ने सरकारों और कंपनियों को औद्योगिक सुरक्षा के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दुनिया भर में केमिकल प्लांट्स के लिए सुरक्षा नियम बहुत सख्त कर दिए गए। जैसे कई देशों में समुदाय के जानने का अधिकार यानी राइट टू नो जैसे कानून बने, जिसके तहत कंपनियों को ये बताना अनिवार्य हो गया कि उनके प्लांट में कौन से खतरनाक रसायन हैं। बिल्कुल। और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को भी बेहतर बनाया गया। नो मोर भोपाल्स यानी अब और भोपाल नहीं, ये नारा दुनिया भर में औद्योगिक सुरक्षा का प्रतीक बन गया। जब हम आज भोपाल को देखते हैं तो वो जंग लगा हुआ वीरान प्लांट हमें क्या याद दिलाता है? ये सिर्फ एक पुरानी फैक्ट्री का ढांचा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें उस कीमत की याद दिलाता है जो विकास की अंधी दौड़ में कभी-कभी चुकानी पड़ती है। ये उन हजारों जिंदगियों की कहानी है जिन्हें बचाया जा सकता था। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या सवाल? क्या मुनाफा और प्रगति
हमेशा इंसानी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? तकनीक को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या इसकी कीमत इंसानी सुरक्षा से समझौता करके चुकाई